उमा जी एक बार फिर बालकनी की ओर दौड़ पड़ी। जहां तक नजर गई वहां तक निहारती रहीं, पर शलभ का कहीं भी अता पता नहीं था। मायूस होकर फिर से रसोई में घुस गई और दाल फेंटनी शुरू कर दी। अशोक जी ने डस्टिंग का कपड़ा उठाया और बड़बड़ाते हुए बालकनी का दरवाजा और रेलिंग फिर से पहुंच दी। सुबह से 5वीं बार सब गंदा किया है, हद हो गई है उतावलेपन की। नहीं आने वाला है तुम्हारा शलभ। अरे अपनी गृहस्थी जमाए उसे 10 साल हो गए। आज तक आकर झांका जो आज चला आएगा। अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं कर रही हो। अभी गिर गिरा पड़ी तो मैं तो तुम्हारी सेवा कर नहीं पाऊंगा, समझी। उमा जी ने पल्ले के कोने से आंखें पोंछी और भनभनाती हुई बोली, तुमने मना किया था उसे इस देहरी पर पैर रखने से। कैसे आ जाता वो। तुमने अपना मरा मुंह दिखाने की धमकी जो दी थी मेरे बच्चे को। अरे थी गैर धर्म की तो क्या। एक बार मिलने तो देते मुझे मेरी गृहलक्ष्मी से। पर तुम्हें तो मेरी परवाह ही कहाँ है। तुम्हें तो समाज की पड़ी थी। वो तो वीरेन ने मेरी बात करा दी परसों मेरे सलफ से। वरना तुम्हारे राज में तो मैं उससे मिलने की आस खो ही चुकी थी। वीरेन उमाजी का भतीजा है। उसने ही परसों शलभ की फैमिली पिक्चर दिखाई थी तो उमाजी पति का डर भूलकर अपने बच्चे से मिलने को तड़प गई। प्यारी सी मारिया, शलभ और उनके 2 बच्चे अंशुमन और शैली। मरने से पहले एक बार सबसे मिल लूं, फिर अशोक जी जो चाहे कहते रहेंगे। उन्होंने फौरन वीरेन के फ़ोन से शलभ से बात की और इस दिवाली पर घर आने का आमंत्रण दे दिया। बहुत रोया शलभ फ़ोन पर ही। फिर अचकचाकर बोला, वो पापा। उमा जी को ताव आ गया और शलभ को हिम्मत दिखाती बोली, क्यों घर सिर्फ तेरे पापा का ही है। मेरा उस घर पर कोई हक नहीं है। इस दिवाली मेरे घर में लक्ष्मी पूजन तब होगा जब मेरी गृह लक्ष्मी घर में प्रवेश करेगी। यह सुनकर शलभ उन्हें दिवाली के दिन आने का आश्वासन दिया और वो जैसे फिर से जवान हो गई। अपने घर वापस आते ही उनकी तैयारियां शुरू हो गईं। जितने पकवान शलभ को पसंद थे सब बना डाले। सारे बिस्तरों पर नई चादरें, हर कमरे में नए पर्दे और शलभ के कमरे में तो बच्चों को ध्यान में रखकर एक अलग बिस्तर भी डलवा दिया। अशोक जी चुपचाप तमाशा देखते रहे, फिर ताना मारते हुए बोले, पूछ तो लेती दिवाली मनाता भी है या नहीं। उसे तो अब क्रिसमस, ईस्टर और हेलोवीन जैसे त्यौहार ज़्यादा भाते होंगे। उमा जी ने चुप्पी लगाकर अपना काम जारी रखा। आज दिवाली पूजन था और उन्हें पूरा विश्वास था कि आज शलभ मारिया बहू को लेकर घर आएगा। पूजन की तैयारी पूरी करके वो खुद तैयार होने चली गई। वो पिछले कुछ सालों से तो शाम को साड़ी भी नहीं बदलती थी, पर इस बार तो मारिया का इंतजार था, सो खूब अच्छे से तैयार हुई। बालों में गजरा लगाकर आखिरी बार शीशा निहारा और संतुष्ट होकर बाहर आई तो अशोक जी को बालकनी में लाइटें लगाते देख खिल गई। उनके चेहरे की चमक देखकर अशोक जी ने मुंह चढ़ा लिया और सफाई देते हुए बोले, 500 रुपये की लाया था 3 साल पहले। पैसे बर्बाद ना जाएं इसलिए आज यहाँ लटका दिए। ये मत समझना कि बहू के आगमन के लिए तैयारी कर रहा हूँ। उमा जी अपनी हंसी दबाती बोली, हाँ लाइटें तो 3 साल पुरानी है, पर यह कंदील तो मुझे नहीं मालूम पड़ रही है। अशोक जी झेप कर मैकेनिक से काम करवाने लगे और उमा जी एक बार फिर तैयारियां देखने लगी। धीरे धीरे घड़ी ने 8 बजा दिए। उमा जी की उम्मीद अब ढीली पड़ने लगी। अशोक जी भी कई बार जाकर बाहर झांक चुके थे, लेकिन शलभ का कहीं पता नहीं था। उमा जी का दिल बुझ गया। वीरेन से नंबर लेना भूल गई मैं। शलभ का क्या पता कोई परेशानी आ गई हो, बच्चों की तबीयत ना खराब हो, ऑफिस से छुट्टी या रिजर्वेशन की टिकट ना मिली हो। उसके पास नंबर भी तो नहीं है कि। बस करो उमा, अब ये झूठी उम्मीद लगाना बंद करो। नहीं आएगा शलभ। मैं जा रहा हूँ पूजन करने। अब मैं ये फैंसी कुर्ता और नहीं पहन सकता। अशोक जी झल्ला गए। नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे। मेरा दिल कहता है कि इस बार मेरी गृहलक्ष्मी जरूर आएगी। उमा जी आत्मविश्वास से भरकर बोली। तभी दरवाजे की घंटी ने उनका वार्तालाप खत्म कर दिया। उमा जी ने दौड़कर दरवाजा खोला तो कलेजे को ठंडक पा गई। शलभ की गोदी में नन्ही शैली चिपकी सो रही थी। मारिया साड़ी के पल्लू से सिर ढकने की असफल कोशिश कर रही थी और अंशुमन मारिया की साड़ी पकड़े पीछे छुप रहा था। उमा जी की रुलाई छूट पड़ी। इस अनुपम दृश्य की वो कल्पना 1000 बार कर चुकी थी, पर वास्तविकता कहीं खूबसूरत थी। मारिया ने दौड़कर उमा जी के पैर छुए तो उसे सीने से लगाकर उमा जी घर के अंदर ले आई। अशोक जी भी जड़वत खड़े थे। शलभ ने अंदर आकर शैली को सोफे पर लिटाया और अशोक जी के पैर छूने लगा तो अशोक जी के सब्र का बांध भी टूट गया। उसे सीने से भींचकर जार जार रोए अशोक जी। सभी ने लक्ष्मी पूजन किया और साथ में खाना खाने बैठ गए। अशोक जी ने शलभ के सिर पर हाथ फेरा और बोले, तूने अपनी माँ की लाज रख ली बेटा। अब दौज तक रुकना, जिससे श्वेता भी तेरा टीका यहीं कर सके। शलभ मारिया की ओर देखकर मुस्कुराया और अशोक जी का भ्रम दूर करते हुए बोला, पापा सिर्फ दौज तक नहीं, अब हम हमेशा के लिए आपके पास आ गए हैं। इस बार हमने सोच लिया था कि चाहे आप हमें बाहर गैराज में सुलाओ, हम आपको छोड़ेंगे नहीं।
श्वेता भी इस बार दौज पर आएगी तो 2-4 दिन रुक कर जाएगी। अशोक जी और उमा जी की दिवाली गृहलक्ष्मी के आ जाने से दिल वाली हो गई। फ्रेंड्स, जितना हमारे बच्चों को हमारी ज़रूरत होती है उतना ही हमारे पेरेंट्स को भी हमारी ज़रूरत होती है। जैसे हम अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकते, वैसे वो भी अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकते हैं। तो उनके गुस्से को भी सिर माथे पर रखें और हमेशा उनका साथ दें, जिससे हर परिवार की दिवाली दिल वाली ही हो। आपको कहानी अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम देखकर कांची चहक गई। नई भाभी के साथ रहने की खुशी उसके घर पहुंचने के उत्साह को दोगुना कर रही थी। नहा धोकर पापा, भैया, अथर्व, मम्मी और फिर लास्ट में भाभी से गले मिली और चिड़ियों सी चहकने लगी। भैया भाभी का भी वर्क फ्रॉम होम था तो सब अपना ऑफिस करने लगे। शाम की चाय तक सबका काम खत्म हो गया, सब साथ में चाय का आनंद उठाने लगे। अचानक कांची ने ऐलान किया, आज डिनर मैं बनाऊंगी। माँ ने तुरंत हामी भर दी और भाभी ने साथ में मदद का प्रस्ताव रखा, जिससे कांची भी खुश हो गई। दोनों ननद भाभी गप्पे लड़ाती खाना तैयार करने लगीं तो मम्मी ने भी बलैयाँ ले लीं। भाभी ने चपातियाँ सेकनी शुरू की और कांची सबको गर्मा गर्म सर्व करने लगी। अब बस ननद भाभी रह गई थी। मम्मी के बहुत कहने पर भी भाभी ने अपनी और कांची की प्लेट लगा ली और मम्मी रोटियां सेकने लगीं। कांची भाभी की प्लेट देखकर चौंक गई। जहाँ उसकी प्लेट में ताज़ी बनी आलू की सब्जी और पनीर लबाबदार लगाया गया था, वहीं भाभी की प्लेट में पनीर की जगह भिंडी और तोरई की सब्जी थी। कांची को बुरा लगा। भाभी, आपको पनीर पसंद नहीं था तो मैं कुछ और बना देती। मैंने पहली बार कुछ बनाया और आप खाते नहीं हो। कांची को बहुत दुख हो रहा था। भाभी परेशान होकर बोली, अरे नहीं दीदी, मुझे तो पनीर बहुत पसंद है और आलू की सब्जी भी। पर ये सब्जियां कल की हैं ना, फिर ख़राब हो जाएंगी। मैं आपकी बनाई सब्जी कल खा लूँगी और तभी आपको कॉम्प्लीमेंट भी दूँगी। भाभी ने कांची का मूड संभालने की कोशिश की। अरे ये कोई बात हुई भला? लाओ मैं थोड़ी तोरई और भिंडी ले लेती हूँ, आप थोड़ी थोड़ी दोनों सब्जी मुझसे ले लो। सुरभि पसीने पसीने हो गई। उसे पता था कि मम्मी जी को ये आइडिया जरा भी पसंद नहीं आएगा। शुरू शुरू में उसका भी मन खराब हो जाता था। सबको ताज़ी सब्जी से खाना परोसा जाता। जब मम्मी जी के साथ वो खाना खाने बैठती तो वो फ्रिज से बासी सब्जी लेकर बैठ जाती। फिर शर्मा हुजूरी में वो कहती, मम्मी जी आप आज की सब्जियां ले लो, कल वाली मैं खा लेती हूँ। बस वो झट से राज़ी हो जाती। धीरे धीरे वो खुद ही बासी सब्जी परोसकर बैठने लगी, पर मम्मी जी ने एक बार भी उसे शेयर करने की कोशिश नहीं की। अब तो उसे अपने खुद के किए पर पछतावा था। भाभी कहाँ सोच में पड़ गई, चलो खाना शुरू करते हैं। कांची की आवाज़ से सुरभि यथार्थ में लौटी। कांची ने दोनों की प्लेटें मिलाकर एक प्लेट कर ली थी। सुरभि कुछ सास के डर से और कुछ कांची के प्यार से अभिभूत हो गई। कांची, ऐसे करने की कोई आपको झूठी प्लेट का विचार हो तो अलग कर लेते हैं। कांची ने रामबाण चलाया। सुरभि झेंप गई, अरे नहीं यार, ऐसे तो और मज़ा आता है खाने में। दोनों ने खाना शुरू कर दिया। इतने में मम्मी जी रोटी लेकर आई और कांची को पहले दिन की सब्जी खाते देखकर चौंक गई। अरे सुरभि, तुमसे कितनी बार कहा है कि बासी सब्जियां मुझे लगा दिया करो, और अगले दिन सब्जी का स्वाद और बढ़ जाता है। कांची हैरानी से अपनी माँ को देखने लगी। इधर सुरभि के हाथ पैर फूल गए। वो हड़बड़ाकर उठ गई और मम्मी जी को सफाई देने लगी। मम्मी जी, कांची मानी नहीं, मैंने इसे तो आज वाली सब्जी ही लगाई थी, पर इसने जिद करके एक प्लेट में खाना लगा लिया और हम शेयर करके खाने लगे। हाँ मम्मी, मुझे भी आपकी तरह बासी सब्जी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने भाभी से ले ली। कांची ने माँ की आंखों में झांकते हुए कहा तो वो झेंप कर हंसने लगी और रोटी सेकने रसोई में चली गई। डिनर के बाद सब थोड़ी देर बातें करते रहे और फिर सुरभि, अनिकेत सबको गुड नाइट करके अपने कमरे में चले गए। माँ, जो बात बहुत देर से कांची को बोलने के लिए बेताब थी, सीधे बोल उठी, कांची, ये तूने आज ठीक नहीं किया। बहुओं के कुछ कायदे होते हैं, अगर हम किफ़ायत नहीं सिखाएंगे तो वो कैसे सीखेंगी। हाँ भाई, आप तो दादी के नक्शे कदम पर चल रही हो बहू को सिखाने के मामले में। फिर भाभी भी अपने बच्चों की प्लेट में से खाया करेंगी मनपसंद चीज़ें। कांची के ताने से माँ तिलमिला गई। पापा और अथर्व भी सचेत होकर दोनों की बातें सुनने लगे। कांची, बहुत बोल रही है तू। अरे इतनी महंगाई के ज़माने में सब बचा खुचा फेंका नहीं जाता है, समझी। औरत वही है जो बचत करके घर चलाए। मम्मी की बात सुनकर कांची भी गंभीर हो गई। मम्मी, घर की किफ़ायत से चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ औरत की क्यों? पहली बात, सब्जी थोड़ी कम बनाओ, अगर वो डेली बच ही जाती है तो। फिर दूसरी बात, आप सुबह दीपा काकी को बस चाय पराठा देती हो, साथ में थोड़ी सब्जी भी दे दोगी तो उसको भी ताकत मिलेगी। इसके बाद भी अगर सब्जी बचती है तो उसे दोबारा प्रेजेंटेबल बनाकर टेबल पर सबके बीच सर्व करो ना। ये कहाँ का तरीका है कि भाभी हमेशा पहले दिन की सब्जी खाए। कांची की बात पर मम्मी की बोलती बंद हो गई। मम्मी, मुझे याद है कि जब हम सभी दादी वाले घर में रहते थे तो आप कैसे हमारी प्लेट से चोरी चोरी गर्म खाना खाया करती थी।
आपको बासी खाना शुरू से ही पसंद नहीं था, फिर भाभी के साथ ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? कांची के सीधे सवाल से मम्मी का सिर शर्म से झुक गया। अथर्व ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, माँ अपनी डाइनिंग टेबल पर 6 कुर्सियाँ किस दिन काम आएंगी? कल से सबका खाना एक साथ लगाया करो और सारी सब्जी टेबल पर रख लिया करो। कसम है खाना बनाने वाले की, एक भी सब्जी रसोई में वापस नहीं लौटेगी। ये बात तो तेरे पेट का साइज देखकर ही पता चलती है। कांची ने अथर्व को चपत लगाकर बोला तो दोनों भाई बहन की नोकझोंक चालू हो गई और मम्मी पापा अपने बच्चों की समझदारी देखकर मुस्कुराने लगे। दरवाजे की ओट में खड़ी सुरभि किस्मत पर इतराने लगी। उसे इतना समझदार और सुलझा हुआ परिवार मिला है। वो अपना मोबाइल रसोई में भूल गई थी और वापस लौटते में मम्मी जी और कांची की बातें सुनकर ठहर गई थी। सखियों, बात छोटी है पर पते की है। कई घरों में बहुओं के साथ आज भी वही व्यवहार किया जाता है। मेरे परिवार की सच्ची घटना से प्रेरित है ये कहानी। हमारे पूजनीय फूफा जी ने इस बात पर प्रतिरोध किया था कि घर की औरतें हर रोज बासी सब्जी नहीं खाएंगी। उनका संयुक्त परिवार था और सबके विरोध के बावजूद उन्होंने अपनी माँ, भाभी और पत्नी यानी मेरी बुआ को अपने साथ डाइनिंग पर खाना खिलवाना शुरू किया और वो खुद बाद में औरतों के साथ खाना खाते थे। फूफा जी के इस साहसिक कदम के लिए मैं उन्हें सच्चा नमन करती हूँ। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। रागिनी की शादी को अभी 5-6 महीने ही हुए थे। परख उसके आने वाले जन्मदिन पर कुछ स्पेशल प्लान कर रहा था, पर रागिनी से छुपाकर। उसने बहन स्नेहा और माँ बाबूजी से मदद मांगी तो माँ ने टकासा जवाब दे दिया, हमारे यहाँ बहू का बर्थडे नहीं मनाते हैं, केक वेक कुछ नहीं आएगा। रागिनी भी रसोई से निकल आई माँ का भड़कता सुर सुनकर। उसके लिए ये जानकारी बहुत हृदय विदारक थी, क्योंकि उसके मायके में लड़कियों का जन्मदिन नहीं मनाया जाता था। दादी साफ कह देती थी, ये जन्मदिन वगैरह अपने ससुराल जाकर मनाना छोरियों, हमारे घर में लड़कियों का केक नहीं कटता है। पर माँ उसका दिल रखने को दादी से छिपकर उस कमरे में कभी बर्फ़ी तो कभी गुलाब जामुन कटवा कर उसको खुश करने की कोशिश ज़रूर करती थी। तो क्या ज़िंदगी में कभी मुझे उस खुशनुमा पल का एहसास नहीं मिलेगा? रागिनी सोचकर ही दुखी हो गई। फिर वही हुआ जो इतने सालों में मायके में होता आया था। परख ऑफिस बैग में छुपाकर एक छोटा सा केक ले आया और रात को 12 बजे स्नेहा और परख ने माँ बाबूजी से छुपकर कमरे में उसका बर्थडे मनाया। उसने भी यही सोचकर खुद को तसल्ली दी, चलो बर्फ़ी और गुलाब जामुन से तो आगे बढ़े। पर प्रत्यक्ष में उसने स्नेहा और परख को दिल से शुक्रिया कहा और इतने में ही खुश हो गई। साल दर साल बीत गए, 2 बच्चे हो गए, स्नेहा की शादी भी हो गई और रागिनी अपने बर्थडे मनाने का सपना भूल भी गई। आज स्नेहा को लेने जीजाजी आ रहे थे। हर साल की तरह इस साल भी बेडरूम में ही रागिनी केक काट चुकी थी। आज उसने जीजाजी की पसंद के कई पकवान बनाए थे। थोड़ी देर में ही जीजाजी आ जाएंगे सोचते हुए वो सारी डिशेज गर्म कर करके कैसरोल में लगाती जा रही थी। एकाएक बाहर बहुत ज़्यादा शोर मचने लगा। घबराती हुई रसोई के टॉवल से वो हाथ पहुँचती बाहर ड्राइंग रूम में आई तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। जीजाजी और उनका पूरा परिवार ड्राइंग रूम को सजाने में लगे थे। माँ बाबूजी बोलने का प्रयत्न कर रहे थे, पर जीजाजी का परिवार उनकी सुनने को तैयार कहाँ था। दामाद जी, हमारे यहाँ बहू का बर्थडे। माँ ने वरुण जी को समझाने की कोशिश की। मम्मी जी, ये बातें करने का समय नहीं है, आप फटाफट नया टेबल क्लॉथ ले आओ और बाबूजी आप थोड़े से फुग्गे और फुलाओ। फुग्गे? बाबूजी का तो मुँह खुला रह गया। अच्छा, आप फुग्गे नहीं फुला सको तो कोई बात नहीं, आप माँ के साथ मिलकर केक का टेबल डेकोरेट कर दो। वरुण ने फुग्गे फुलाने का काम अपने पापा को सौंप दिया और हैप्पी बर्थडे रागिनी भाभी सजाने लगा। रागिनी तो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पा रही थी, तभी उसे परख खींचकर बाहर ले गया। मरवाओगी तुम मुझे? अगर वरुण जी ने तुम्हें वहाँ अभी देख लिया तो मेरी ड्यूटी फेल हो जाएगी यार। पति की इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। परख बहुत अच्छे मूड में था। पर ये सब हो क्या रहा है? रागिनी तो अभी भी सब कुछ सपना समझ रही थी। परख उसका कन्फ्यूज़न दूर करते बोला, अरे कल रात के छोटे से सेलिब्रेशन के फ़ोटो स्नेहा ने स्टेटस पर लगा दिए थे, तो बस फ़ोटो देखकर सबको पता चल गया कि आज तुम्हारा बर्थडे है। और वरुण जी के परिवार को तो तुम जानती ही हो, सब तुम्हें सरप्राइज़ करने चले आए। ओह, और आपको ये क्या ड्यूटी मिली है जनाब? अब रागिनी भी खुशी से उछलने लगी। मेरी ड्यूटी है तुम्हें ड्राइंग रूम में ना जाने देना और किसी बहाने से ये 1 पीस ड्रेस पहनाकर तैयार करना। पर एक खूबसूरत एंकल लेंथ गाउन हवा में लहराता हुआ बोला, रागिनी, परख ये बहुत खूबसूरत है। ये वही है ना जो मैंने उस दिन साइना बुटीक पर लगा देखा था? यस मैडम, परख अपने कॉलर उचकाता बोला। जब तक रागिनी तैयार होकर आई, स्नेहा ने ऑनलाइन कुछ खाना ऑर्डर कर लिया था। रागिनी जब ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो सभी लोग सोफे के पीछे से कूद कर निकले, माँ बाबूजी भी। हैप्पी बर्थडे रागिनी,
बेटा, भाभी, रागिनी आज अपना सपना जी रही थी। बच्चे भी मम्मी को इतना इम्पोर्टेंस मिलते देखकर हैरान थे। ये पल रागिनी की ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा पल बन गए। अब उसे ना तो पिछले इतने सालों तक जन्मदिन ना मना पाने का मलाल रहा और ना ही आने वाले सालों में कोई जश्न करने की ख्वाहिश। जब स्नेहा के परिवार ने रागिनी को खूबसूरत रिस्ट वॉच गिफ्ट की तो माँ बाबूजी ने भी एक सुंदर सी बनारसी साड़ी रागिनी को तोहफे में दी। बच्चों ने हाथ से बने कार्ड के साथ उनकी फेवरेट चॉकलेट दी और पतिदेव का गिफ्ट तो वो पहने ही खड़ी थी। खाना पीना भी अच्छे से निपट गया। स्नेहा को विदा करते समय रागिनी उससे लिपट कर रो पड़ी। दीदी, वैसे तो आप मुझे हमेशा से ही प्यारी और अजीज रही हो, पर आज आपकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा पलों को जी सकी हूँ। इसके लिए मैं आपकी और जीजाजी की सदैव आभारी रहूँगी। वरुण, भाभी ऐसी बातें कहकर हमें पराया ना करो। अगर स्नेहा का जन्मदिन होगा तो क्या हम ऐसे ही नहीं मनाएंगे? बाबूजी, बिल्कुल मनाएंगे दामाद जी, स्नेहा का भी और रागिनी का भी, हर साल और ऐसे ही धूम धड़ाके के साथ। बाबूजी और माँ की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। फ्रेंड्स, वैसे तो आजकल ज़माना बदल गया है। बेटियां हों चाहे बहुएं हों, सभी का जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। पर अभी भी कुछ ऐसे घर हैं जहां पर बहुओं का बर्थडे नहीं मनाया जाता। फ्रेंड्स, ये कुछ छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो हम सभी मिलके एक दूसरे को दे सकते हैं। तो चाहे बहू हो चाहे बेटी हो, कोई भी हो, उस सबको अधिकार है खुशियां मनाने का। आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। प्रियंक और सौम्या की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था कि अचानक से प्रियंक को बिजनेस के काम से 2 दिन के लिए विदेश जाना पड़ा। अभी तो एक दूसरे को जानना शुरू किया था। अरेंज मैरिज और कोर्टशिप पीरियड भी बहुत कम ही मिल सका था। रुका होते ही 1 महीने बाद शादी छिड़ गई थी और पूरा महीना तैयारियों में ही निकल गया। खैर, बड़े बुझे मन से सौम्या ने प्रियंक का बैग लगाया। सासू माँ ने उसे प्रियंक की आदतें और ज़रूरतें समझाकर बैग पैक करने में काफ़ी मदद की। जब सौम्या प्रियंक के लिए चॉकलेट रख रही थी तो उसके मन में एक ख्याल आया और उसने झट से पिंक कलर का कागज़ उठाकर अपना ख्याल कागज़ पर उतार दिया। उसके बाद उस कागज़ पर एक चुम्बन जड़कर उसने चॉकलेट्स उसमें लपेट दी। प्रियंक चॉकलेट्स का शौकीन है, ये भी माँ ने ही बताया था। रात की फ्लाइट से वो चला गया और सौम्या को ऐसा लगा जैसे कि उसका दिल निचुड़ रहा है। 2 दिन तो कपूर की तरह उड़ जाएंगे बेटा, माँ ने दिलासा दिया और ननद राशि को सौम्या के कमरे में सोने का आदेश दे दिया। सौम्या ने चैन की सांस ली। वो अकेले सोने से बहुत डरती थी। शादी से पहले वो अपनी दादी के साथ सोती थी और शादी के बाद प्रियंक हमेशा साथ रहते थे। उसने उस रात राशि के साथ बहुत बातें की। अपने प्रियंक और राशि के बचपन की कई शरारतें उन लोगों ने शेयर की। राशि अपने कॉलेज के किस्से सुनाते हुए जब बार बार गुलाबी होने लगी तो सौम्या भी उसको छेड़ती हुई खिलखिलाने लगी। आज उसे लगा जैसे उसे यहाँ भी एक बेस्ट फ्रेंड मिल ही गई। सुबह जब उसने राशि के कॉलेज जाते समय वेज सैंडविच सर्व किया तो राशि भी लव यू भाभी कहकर गले लग गई। जाते समय राशि ने उसके गाल पर किस किया और कान में फुसफुसाई, ये भैया की तरफ से है। सौम्या शर्मा गई और राशि कॉलेज चली गई। पापा जी ऑफिस चले गए तो माँ ने सौम्या के साथ ही नाश्ता किया। सौम्या को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ जब उसके सैंडविच में शिमला मिर्च गायब निकली। उसने माँ की तरफ देखा तो वो मुस्कुराकर बोली, मैंने तुम्हारा भरावन शिमला मिर्च डालने से पहले निकाल लिया था। मैंने देखा है कि तुम उसे पसंद नहीं करती हो। उसे नहीं पता था कि माँ उसे इतना नोटिस करती हैं। इधर उधर की बातें करने के बाद माँ ने एक सुझाव दिया, सौम्या अभी 2 दिन तुम थोड़ा खाली रहोगी तो क्यों ना अपनी अलमारियाँ सही से लगा लो। शादी के बाद लगातार आना जाना रहा है, तुम इस टाइम में अपना सामान व्यवस्थित कर सकती हो। सौम्या ने कहा, ठीक है माँ, मैं पहले खाना बनाने में आपकी मदद कर देती हूँ, उसके बाद अलमारी ठीक कर लूँगी। माँ ने उसे कमरे में ढकेलते हुए कहा, खाना मैं बना रही हूँ, तुम अपना सामान लगा लो, मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बुला लेना। उस दिन सौम्या का पूरा समय अपनी अलमारी लगाने में बीत गया। बाद में माँ भी आकर उसकी मदद करने लगी तो फटाफट सब निबट भी गया। शाम को राशि और पापा जी साथ में आए और पापा उसके लिए गोलगप्पे भी लाए तो ननद भाभी ने कंपटीशन से गोलगप्पे खाए। वो दोनों गोलगप्पे खा ही रहे थे कि माँ का फ़ोन बजने लगा। जैसे ही माँ ने कहा प्रियंक का फ़ोन है, सौम्या का हाथ वहीं रुक गया। माँ ने थोड़ी देर बात की तो सौम्या इंतज़ार करती रही कि शायद प्रियंक उससे भी बात करेंगे, पर माँ कॉल ख़त्म करके अंदर आई तो वो मायूस हो गई। तभी उसका फ़ोन भी बजने लगा। स्क्रीन पर प्रियंक का नाम देखकर उसके गाल गुलाबी हो गए। हेलो,
सौम्या शर्माती हुई बोली। हाय, कैसा रहा तुम्हारा दिन? प्रियांक ने गहरी सांस लेते हुए कहा। सौम्या, बढ़िया रहा। आपका काम पूरा हो गया क्या? प्रियांक कुछ झिझकते हुए बोला। असल में मुझे शायद 1-2 दिन ज़्यादा लग जाएं। यहाँ साइट पर मेरी ज़रूरत है। सौम्या की आवाज़ भरभरा गई। आप तो कल रात तक आने वाले थे ना, फिर क्या हो गया? प्रियांक ने समझाते हुए कहा। जान, ऐसे उदास मत हो। काम सच में ज़रूरी है। हमारी शादी के टाइम पर मैं और पापा दोनों ही कम ध्यान दे पाए। इन लोगों ने काफ़ी काम खराब कर दिया है। अब मुझे यहीं रहकर सब ठीक करना होगा, वरना हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। सौम्या समझदार थी, उसने अपने को संभाला और संयत स्वर में बोली। कोई बात नहीं, काम भी ज़रूरी है। आप मेरी चिंता मत करिए और सारा काम ख़त्म करके घर वापस आइए। यहाँ माँ, पापा और राशि सभी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। राशि से तो मेरी बहुत दोस्ती हो गई है। कल रात भी हमने 2 बजे तक बातें की। प्रियांक भी सौम्या को छेड़ते हुए बोला। हाँ, इसका मतलब तुम्हें मेरी जरा भी याद नहीं आई? मैं तो यहाँ तुम्हारी याद में सो भी नहीं पाया। सौम्या शर्मा गई और लजाती हुई बात बदल कर बोली। आपको बैग में सब कुछ मिल तो गया ना? मैंने पहली बार आपकी पैकिंग की थी, थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं कुछ छूट न गया हो। प्रियांक बोला। हाँ, बाकी सब तो ठीक है, पर मेरी फेवरेट चॉकलेट तुमने कहाँ रखी है? मुझे वो नहीं मिली। मम्मी को फ़ोन किया तो वो बोली अब ये सब सौम्या से पूछा कर। अब मैंने तेरी जिम्मेदारी उसे सौंप दी है। सौम्या फिर शर्मा गई। आपकी चॉकलेट्स एक गुलाबी कागज़ में लिपटी हुई बैग की साइड पॉकेट में रखी है। थोड़ी देर और इधर उधर की बातें करने के बाद प्रियांक ने फ़ोन रख दिया और झट से चॉकलेट्स निकाल ली। कागज़ खोलते ही वो चॉकलेट्स खाना भूलकर सौम्या का लिखा पैगाम पढ़ने लगा। प्रियवर, आप बन गए मेरे हमसफ़र, यादों का बनाएंगे हम कारवां मिलकर। कभी नहीं कह सकी आज भेज रही हूँ लिखकर, जीवन भर प्यार करूँगी सिर्फ़ आपसे दिलबर। प्रियांक ने उस पैगाम को कई बार पढ़ डाला। चॉकलेट्स खाना तो वो भूल ही गया। अब तो उसे लगा कि उड़कर सौम्या के पास पहुंच जाए, पर इस समय वो भावुक नहीं हो सकता था। उनके व्यापार में बहुत बड़ी समस्या आ गई थी और उसका एक भी कदम उनकी मुश्किल बढ़ा सकता था। उसने कागज़ को सीने से लगाया और फिर से काम में जुट गया। यही एक तरीका था सौम्या के पास जल्दी पहुँचने का। धीरे धीरे 1 महीने होने को आ गया। घर में सभी सौम्या का बहुत ध्यान रखते, पर प्रियांक की याद में सौम्या हर समय उदास रहने लगी। वो भरकस कोशिश करती कि सबके सामने हंसती खिलखिलाती रहे, पर उसकी उदासी छिपाए नहीं छुपती थी। अक्सर अकेले में गुनगुनाती, इंतहा हो गई इंतजार की। पापा ने कई बार प्रियांक को कहा कि मैं वहाँ आ जाता हूँ, तुम घर वापस आ जाओ, पर प्रियांक नहीं माने और जल्दी काम खत्म करने का वादा करके बात टाल दी। आज घर पर कोई मेहमान आने वाला था। माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए। सौम्या और राशि भी मदद कर रही थी कि पापा मेहमान को लेकर आ गए। सौम्या को अपने बहुत नज़दीक किसी के आने का एहसास हुआ तो चौंक कर पलट गई। प्रियांक उसके सामने फूल लेकर खड़े हुए थे। सब भूलकर वो उनसे लिपट गई। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और मुंह से शब्द निकल नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो रसोई में खड़ी है। शर्मा कर वो प्रियांक से अलग होने लगी तो उनकी बाहों का कसाव बढ़ता गया। अरे, इतनी जल्दी मन भर गया तुम्हारा जान? अभी तो सिर्फ गले ही मिले हैं ना? प्रियांक उसके गाल छूकर बोला। सौम्या प्रियांक को धक्का देकर बोली। अभी हम रसोई में हैं, मम्मी या राशि आ गए तो बहुत खिंचाई होगी। चलिए पहले बाहर सबसे मिल लीजिए। वो दोनों हाथ पकड़कर बाहर आए तो माँ पापा इंतजार करते मिले। प्रियांक को गले लगाकर पापा बोले, मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा, सब संकट टल गया है। तो हम दोनों चाहते हैं कि तुम दोनों कुछ दिन के लिए कहीं घूम आओ। ये 1 हफ्ते के लिए सिंगापुर के टिकट है बेटा। 2 दिन बाद तुम दोनों को जाना है। सौम्या और प्रियांक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और पूरा परिवार साथ बैठकर पकवानों का आनंद लेने लगा। फ्रेंड्स, ये एक कपल की छोटी सी प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके।